हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे 2019 के पेपर 2 की। इसका सीडीपी पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 30 तक क्वेश्चंस जो होंगे वो सीडीपी के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। हमें बताना है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज को बता रहा है। तो right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanities regardless of law and social agreement। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये जो है स्टेटमेंट, ये कौन सी कोहलबर्ग की स्टेज का है। तो हमें बताना है कि ये कौन सी स्टेज का है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो क्योंकि ये कोहलबर्ग के जो एथिकल प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो ये जो स्टेज हो जाएगी वो हमारी फोर्थ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की। अगर हिंट के लिए भी हम देखें कि अगर हमें कोई आइडिया नहीं है, तो क्योंकि इसमें एथिकल वर्ड आ रहा है तो भी हम इसमें एथिकल वाले ऑप्शन को, अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का मारते तो भी आपका सही चला जाता। पर अगर आपने कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस को आपने पढ़ा है और अब नहीं पढ़ा है तो जाके आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार इससे ये क्वेश्चन आया है। हो सकता है अगली बार किसी और स्टेज से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको क्या करना है, कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस को जरूर पढ़ना है और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर accomplishment ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। जो पियाजे के आपने 4 स्टेजेस देखी होंगी, जिसमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 3rd नंबर पे आता है, उसकी कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन उनके कौशलों में से एक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग, सजीवात्मक चिंतन, एबिलिटी टू कन्वर्स, सुरक्षित रहने की योग्यता, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो ये जो क्वेश्चन है वो पियाजे के 4 स्टेज डेवलपमेंट स्टेजेस से क्वेश्चन है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के साथ जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एबिलिटी टू कन्वर्स, सुरक्षित रहने की योग्यता। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, 4 स्टेजेस में क्या क्या क्वालिटी होती हैं। जैसे सेंसरी मोटर में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस या ईगोसेंट्रिज्म, ये सब होते हैं। प्री ऑपरेशन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, फॉर्मल ऑपरेशन में क्या क्या होती हैं, ये भी आपको साथ में पढ़ना है। पढ़ लिया है तो ठीक है, उसे रिवाइज कर लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो जाकर के ज़रूर पढ़िए, अगली बार क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिज्म सच एस जीन पियाजे एंड लीव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एस। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संचारवादी अधिगम
को किस रूप में देखते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म किस लर्निंग व्यू के को देखते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशलों को अर्जन करने में, या कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन में, या पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, या प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, अगर आपको इसका आंसर तो वैसे फोर्थ वाला होगा, और फिर भी अगर आप इसमें गैस करना चाहें, मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहूँगी कि अगर आप गैस कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आंसर क्या हो सकता है, या आपने नहीं पढ़ा है, क्योंककि एक्विजिशन ऑफ स्किल हो सकता है, इसमें क्या गड़बड़ वो बात है, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस ये भी हो सकता है, लेकिन ये पियाजे और लिवाइगोस्की के अनुसार नहीं है, ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। रिस्पॉन्सेस, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी थॉर्नडाइक के अनुसार हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, तो इसमें हम क्या देखेंगे, बच्चे का एक्टिव इंगेजमेंट देखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सही गलत से चुन सकते हैं कि कोई क्वेश्चन सही है, मतलब उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सही है या गलत है, उस हिसाब से भी हम आंसर्स को छांट सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, और ये ऑप्शन 100% हो सकता है। तो इसमें क्या आ गया, एक्टिव इंगेजमेंट आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने लिवाइगोस्की और पियाजे को पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे ही देंगे, लेकिन अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो भी इसका आंसर आसानी से खोज सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Selecting and presenting stories and clipping from newspaper that are portray both men and women in non-traditional roles in is a effective strategy too. समाचार पत्रों से कहानी एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों की गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसका एक प्रभावी रणनीति है। हमें बताना है कि जब हम पेपर की कटिंग्स काट करके रखते हैं जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही नॉन ट्रेडिशनल रोल में दिखते हैं, तो हमें बताना है कि ये किस चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, प्रोमोट जेंडर बायस, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। प्रोमोट जेंडर कंसिस्टेंसी, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। इनकरेज स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। या काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अगर हम कटिंग करके बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे तो हम उसे भेदभाव तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, तो पक्षपात वाली बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। स्थिरता बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं बच्चे को, और हम बता रहे हैं कि जो दोनों ही क्या है, दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित कर रहे हैं, तो इनकरेज स्टीरियोटाइप तो नहीं करेंगे हम, जेंडर रूढ़िवादियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। हम दोनों को ही समान रूप में दिखा रहे हैं, तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सामना कर, दोनों को इक्वल बता रहे हैं। इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए चाइल्ड सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सोशलाइजेशन मीडिया से भी होता है, स्कूल से भी होता है, फैमिली से भी होता है, और नेबरहुड से भी होता है। सोशलाइजेशन का मतलब ही होता है जब जहाँ पे बहुत सारे लोग मिले और उस बच्चा उससे सीखे।
तो सामाजिकरण कहाँ से होगा? मीडिया से भी होगा। वो मीडिया टीवी मोबाइल वगैरह पे देख करके भी क्या करेगा? सोशलाइजेशन होगा, उसका सामाजिकरण होगा, लोगों से देखेगा, उसको समझेगा, स्कूल में अपने फ्रेंड्स दोस्तों से मिलेगा, टीचर से मिलेगा, सोशलाइजेशन होगा। फैमिली में जो फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो बच्चे का फैमिली के ही होता है। तो अगर क्वेश्चन में प्राइमरी सोशलाइजेशन आता तो हम फैमिली की बात करते। और नेबरहुड में भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो क्योंकि चारों ही सही हो गए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। अब आगे देखते हैं। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristic be characterized? हावर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स: ability to detect and respond appropriately to the moods, temperament, motivations and intentions of other। यहाँ पे अदर वर्ड ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको 8 इंटेलिजेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि बॉडी कैंथेस्टिक, स्पेशल, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। तो हमें बताना है कि ये जो विशेषता है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी इंटेलिजेंस में आती है? तो ये जो इंटेलिजेंस है वो किस में आएगा? नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या थेरेपेटिक, प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। तो जब हम गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देखते हैं तो जो दूसरों के बारे में जो इंटेलिजेंस बताता है वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरपर्सनल। यहाँ पे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल सेम ही दिखते हैं। आप एक को याद कर लेंगे तो दूसरे को आसानी से याद कर सकते हैं। इंट्रा के लिए आप याद कर सकते हैं मेरा, इंट्रा जैसे बोलते ना, तो बोलते बोलते आप क्या करें? इंट्रा मतलब मेरा, तो इंट्रा के बारे में आएगा तो मेरा, और इंटर के बारे में आएगा तो अदर्स। बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है। बाकी आपके इस बार इससे आया है, हो सकता है अगली बार इंटरपर्सनल से आ जाए। तो आप कैसे याद रखेंगे? इंट्रापर्सनल मतलब मेरा, खुद के बारे में अगर इंटेलिजेंस है तो इंट्रा, और दूसरों के बारे में है तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। और हार्वर्ड की जो 8 इंटेलिजेंस है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके अलावा क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये उसके जो जनक है वो कौन है? एच गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ठीक है, तो बच्चों के मूल्यांकन समय क्या क्या कारण होने चाहिए? टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। बच्चों के गैर उपलब्धि वाले, निम्नलिखित उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना एवं नाम देना। या फिर टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ क्लासरूम, कक्षा में शिक्षा माध्यम प्रक्रिया में सुधार करना। या फिर टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन अ लर्निंग टेक प्लेस इन अ चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिकतम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। या फिर टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। बच्चे की सक्षमताओं, संभावना, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे को सेपरेट नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया। हम टीचिंग लर्निंग की इम्प्रूव करने के लिए उसका असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें पता लगे हम कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये सही है। टू फाइंड आउट द चेंजेस इन अ प्रोग्रेस, तो बच्चे के अंदर कुछ अंतराल के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना सुधार हुआ, प्रगति हुई, वो पता लगाने के लिए ये भी क्या करेंगे, सही बात है। उसके बाद टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, बच्चे की जो क्षमता है, संभावना है, उसको उनके माता पिता से चर्चा करना, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। तो फर्स्ट वाला जिस चीज़ में है उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फर्स्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन में आए, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन में आए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा थर्ड नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, कुछ 4 ऑप्शन में से गलत करना भी सीख जाएंगे कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। हमें बताना है कि कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो पहला है टेक्स्ट बुक कॉन्सेंट्रिक लर्निंग, पाठ्यक्रम केंद्रित अधिगम। सेकेंड है बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन असेसमेंट, मानक निर्देश मूल्यांकन, या फिर एक्सटेंसिव मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, बाह्य प्रेरक एवं एकरूप मूल्यांकन मापदंड। तो सबसे बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात किस चीज़ की करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा ही सब कुछ है, मतलब आप बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते हैं, बच्चे को प्यार से समझाना है, जो भी चीज़ है वो बच्चे के ही आसपास होने वाले, बच्चा उसमें मेन कैरेक्टर है। तो जो एक्टिव लर्नर है वो बच्चा है, तो हम इसमें बच्चे के हिसाब से ही सब चीज़ हैंडल करने वाले हैं। और ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसी में हम लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इनकी बात करते हैं। तो और प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिया किसने है, तो ये दिया है जॉन डीवे ने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस आंसर की बात कर लेते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, इसकी बात भी नहीं करते। हमने बात की है कि बच्चा है, इसमें बच्चे के ऊपर जो ध्यान देना है वो बच्चे के ऊपर, प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, कि बच्चे में सारी कैपेबिलिटीज़ है, बस ज़रूरत है तो उसको प्रेरित करने की और उससे बाहर लाने की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, आप 9th क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, विकास के वैविध्य विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। टू लुक एट द इनहेरिटेंट कैरेक्टर दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआती देता है। ठीक है, ये बात सही है कि बच्चे के जो इनहेरिटेंस है, जो उन्हें वंशागत जो क्वालिटी मिली है, विशेषताएं मिली हैं, उससे भी क्या होगा, बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे और उसके कारण उसके डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। तो ये बात तो सही हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, टू लुक एट द इन्वायरमेंट फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, ये भी बात सही है। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, इससे डेवलपमेंट
ये तो डेवलपमेंट होने के बाद उसके अंदर मैचुरेशन आएगी, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक सही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो ये ऑप्शन में हमारा क्या आ गया, दोनों ऑप्शन इंक्लूड हो गए, तो हम जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, 9th का 4th। नेक्स्ट देखते हैं 10th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, हमें नहीं देखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं देखते हैं और फर्स्ट ऑप्शन हमें उसके मतलब हम देख रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, और फर्स्ट में ही हमको अगर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मिल जाता है तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या देखना है, नहीं पे फोकस करना है। जिस आंसर में नहीं होगा उसमें थोड़ा ध्यान देना है, उसमें 3 बातें सही होंगी और 1 बातें गलत होंगी, हमें गलत वाले को चुनना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये बात सही है। विकास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हर किसी का में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसलिए रेट ऑफ डेवलपमेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर सेकंड, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। विकास तुलनात्मक रूप में क्रमिक होता है, सही बात है। जो डेवलपमेंट है एक ऑर्डर में चलता है, सीक्वेंस में चलता है, ये भी बात सही है। थर्ड है, डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, सही बात है। जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होती है टाइम के साथ। और फोर्थ है, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। विकास के सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो क्या जो बर्थ के साथ ही क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या नेचर होने वाला है डेवलपमेंट का। तो ये बात क्या है, गलत है। हम जन्म से ही नहीं बता सकते कि कितना डेवलपमेंट होने वाला है, क्या गति होने वाली है। तो हमें नॉट था मतलब गलत चुनना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो 11th क्वेश्चन है, सेवरल रिसर्च स्टडी शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विथ बॉयज देन गर्ल्स। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। सो हमें बताना है कि क्या कारण है कि जो टीचर्स हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं गर्ल्स की अपेक्षा। तो फर्स्ट है, बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ देन गर्ल्स। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। या फिर बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। या फिर दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। यह शिक्षा में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। या फिर बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन अ क्लासरूम। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये जो रिसर्च है उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि गर्ल्स की तरफ, बॉयज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान है गर्ल्स की अपेक्षा। तो ये हमें क्या बताता है, जेंडर बायस के बारे में बताता है कि अगर लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है लड़कियों की अपेक्षा, तो इसमें क्या दिखता है, लिंग पक्षपात दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ability to come up with original and divergent solution to a problem is a primary characteristics of। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है ओरिजिनल और डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैरेक्टरिस्टिक किस में होती है।
तो पहला ईगोसेंट्रिक चाइल्ड, अहम केंद्रित बच्चों में, तो अहम केंद्रित बच्चा ओरिजिनल और डाइवर्जेंट थिंकिंग किसी उसका सॉल्यूशन नहीं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता, ये बात तो गलत हो गई। इम्पेयर्ड चाइल्ड, क्षतिग्रस्त बच्चा भी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है। क्रिएटिव चाइल्ड, क्रिएटिव हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था, जो क्रिएटिव वर्ड है वो क्या होता है, ओरिजिनल, क्यों न्यू, क्रिएटिव में ही क्या आ जाता है, ओरिजिनल। जो इंसान क्रिएटिव होगा वो कुछ ओरिजिनल करेगा, कुछ न्यू करेगा। डाइवर्जेंट की भी यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ओपन हैंडेड क्वेश्चन का जवाब देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव चाइल्ड। लास्ट भी देख लेते हैं, लर्निंग विथ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम सशक्त अशक्त बच्चों वाले बच्चों की। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड है वो कुछ ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो 12th का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। 13 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंस्ट्रूमेंटल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विथ अ स्टूडेंट हु वाज विजुअली चैलेंज्ड। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। तो अगर किसी टीचर की क्लास में विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा सही होने वाला है। फर्स्ट है, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। सही बात है, अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो उसे हम कैसे समझाएंगे, बोलकर और फील करवा कर, टच और फील करवा करके। तो ये ऑप्शन तो अभी तक सही है। आगे देखते हैं, यूज़ अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। अगर बच्चे को दिखाई ही नहीं देता है तो उसे दृश्य सामग्री कैसे यूज़ की जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओरिएंट हर सेल्फ सो डैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तो ये बात तो गलत हो गया, क्योंकि बच्चा देख ही नहीं सकता तो पास से या दूर से तो नहीं देख सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फोकस ऑन अ वेराइटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट। अब विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए हम क्या करें, रिटन टास्क करें, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वाला। ये वाला तो हम देख करके ही बता सकते थे कि कौन सा सही होने वाला है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साहित्यों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। या शुड बी ओकेजनली यूज्ड, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। या शुड नॉट बी यूज्ड, प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है और पीयर ट्यूटरिंग है, ये पढ़ाने के लिए बेस्ट टेक्निक होती है। तो बेस्ट टेक्निक है तो इसका हम यूज़ नहीं करें, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। और अगर बेस्ट है तो इसका कभी कभी यूज़ करें, ये भी बात गलत हो जाती है। और इसको सीधे सीधे से हतोत्साही कर दे, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका भी जो आंसर है वो क्लियरली है फर्स्ट वाला, कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग है वो बेस्ट टेक्निक है, इसलिए इसको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके जो बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं उसके लिए पार्ट 2 आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है।
यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एकरूप निर्देश, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण, प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, विशिष्ट शिक्षा योजना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर प्रकार के चाइल्ड जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें डिसेबल्ड भी आ जाते हैं, स्पेशली नीड वाले बच्चे भी आ जाते हैं, टैलेंटेड भी आ जाते हैं, गिफ्टेड भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। तो उनके लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग काम नहीं करेगी, कॉम्पिटिटिव लर्निंग, अब जो दो बच्चे समान ही नहीं है तो उनमें कॉम्पिटिशन किस बात का। तो जो हम इसमें जो बात करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान के बारे में, विशिष्ट शिक्षा योजना के बारे में कि हर बच्चे को हर स्पेशल एजुकेशन मिले, मतलब हर बच्चे के लिए ऐसा पढ़ाएं कि उससे समझ में आए। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, विशिष्ट शिक्षा योजना इंक्लूसिव एजुकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे अभी ओवर करेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें।